एक मास्टरपीस फिल्म जिसको बनने में 16 साल लग गए। जब इसका कॉन्सेप्ट रेडी किया गया था तब से लेकर 16 साल। सुनने में लगता है कि ऐसा तो क्या बना रहे थे ये लोग, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपके अंदर इमोशंस का तूफान उठेगा। आप कहोगे कि वाकई इसमें कुछ है। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बेस करती है। माइग्रेंट वर्कर्स की ये कहानी है। गांव से लोग अक्सर गल्फ कंट्रीज में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। वो लोग ये सोच कर जाते हैं कि चलो फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो कुछ मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पैसा बनाएंगे और हमारे पीछे हमारी फैमिली की लाइफ सेट हो जाएगी। वो लोग इसके लिए कर्जा भी लेते हैं, जेवरात भी बेच देते हैं, अपने घर तक को गिरवी पे रख देते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद कुछ केसेस ऐसी बुरी तरह फंसते हैं कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वर्स्ट केस सिनेरियो, अपने दिमाग से आप जो भी सोचोगे उससे 1000 गुना ज्यादा बुरी सिचुएशन आप इस फिल्म में देखोगे। याद रहे कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बेस करती है। इस कहानी में जो किरदार है वो नजीब मोहम्मद का है। साल था 1993 और ये केरला के रहने वाले थे जब इन्होंने बेहतर जिंदगी की तलाश में सऊदी अरब का रुख किया। खेत बेचकर, मां के गहने गिरवी रखकर, लोगों से कर्ज लेकर और न जाने कितने तरीके आजमा कर लोग पाकिस्तान और इंडिया से पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं ताकि वो और उनके घर वाले एक अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन कई बार सऊदी अरब में लोगों के साथ ऐसा धोखा हो जाता है कि उनका सफर एक दर्दनाक कहानी बन जाता है। और ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है द फिल्म गोट लाइफ की। नजीब और हकीम दोनों के सऊदी अरब एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही इस कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ से एजेंट ने दोनों को एक कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए भेजा था। ये दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने कफील का इंतजार करते हैं, लेकिन इन्हें कोई लेने नहीं आता। दोनों कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको वहां की जुबान नहीं आती थी। खैर, किसी तरह से ये दोनों एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक आदमी से भीख मांगते हैं। एजेंट ने उन्हें कंपनी के ऑफिस का नंबर दिया था। वो आदमी वहां से पब्लिक फोन से कॉल करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। फिर वो आदमी बताता है कि आज फ्राइडे है और ऑफिस बंद होगा, इसलिए कोई आदमी फोन नहीं उठा रहा। तुम दोनों इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें लेने आ ही जाएगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद एक अरबी उनके पास आता है। वो पहले से ही काफी गुस्से में था। वो अरबी में इन दोनों से कुछ बातें करता है। इन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन इन दोनों को लगता है कि शायद यही हमारा कफील होगा। फिर वो अरबी अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है। इस बार वो अरबी आते ही इन दोनों से उनका पासपोर्ट और वीजा कॉपी ले लेता है और उन्हें अपनी एक खटारा गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। नजीब को प्यास लगी थी, वो अरबी से पानी मांगता है, लेकिन अरबी को इनकी जुबान समझ में नहीं आती थी और वो अरबी में इनसे कहता है कि देखो, तुम ऐसे बुड़बुड़ाना बंद करो और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में हकीम कहता है कि हमें घर फोन करके घर वालों को बता देना चाहिए कि हम सऊदी अरब पहुंच गए हैं, नहीं तो घर वाले परेशान होंगे। वो अरबी से किसी टेलीफोन बूथ पर गाड़ी रोकने का कहते हैं, लेकिन अरबी उल्टा इन्हें डांट कर चुपचाप बैठे रहने के लिए कहता है। और काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार वो एक जगह पर गाड़ी रोकता है और हकीम को उतार देता है। नजीब और हकीम दोनों चिल्लाते हैं कि हम तो यहाँ एक साथ काम करने के लिए आए थे, हमने एक ही कंपनी में काम करना था, फिर आप हमें अलग अलग क्यों कर रहे हो। लेकिन अरबी इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और नजीब को लेकर आगे जाने लगता है। फिर काफी दूर तक जाने के बाद वो नजीब को भी एक बाड़े में पहुंचा देता है। नजीब फिर उनसे कहता है कि मेरे एजेंट ने तो कहा था कि मुझे एक कंपनी में काम करना है, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। लेकिन पहले वाला अरबी इसकी बात को अनसुना कर देता है और वहां से चला जाता है। रात के अंधेरे में नजीब को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब नजीब एक बूढ़े आदमी को देखता है जो वहां पर काम कर रहा था। नजीब उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नजीब को उसकी जबान भी समझ नहीं आ रही थी। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। पूछने पर नजीब को बहुत तेज प्यास लगी थी। पूछने पर वो आदमी पानी की टैंकी की तरफ इशारा करता है। नजीब पानी की टैंकी के पास जाकर पानी पीता है और अरबी के टेंट के अंदर जाकर सोने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हम सऊदी अरब आने से पहले नजीब की लाइफ को देखते हैं। नजीब अपने गांव में नदी से रेत निकालने का काम करता था। उसकी माँ उसके लिए रोज खाना बनाती थी और नजीब अपनी माँ और अपनी वाइफ सैनो से बहुत प्यार करता था। नजीब की बीवी प्रेग्नेंट थी
उसकी फैमिली काफी खुशहाल थी, कमी थी तो सिर्फ पैसों की। और एक दिन नजीब का दोस्त उसे बताता है कि मेरा एक रिश्तेदार लोगों को सऊदी अरब भेजने का काम करता है, उनके पास एक कंपनी का वीजा है, अगर तू जाना चाहता है तो मैं बात करता हूँ। नजीब जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पैसे इकट्ठा करता है और अपने दोस्त के रिश्तेदार को पैसे दे देता है। वो उसके वीजा का काम करवा देता है। इस तरह नजीब अपने भाई हकीम के साथ सऊदी आ जाता है। फिर फिल्म में दिखाते हैं कि नजीब टेंट में सो रहा था तो अरबी आता है और उसको पांव से मारकर जगाता है और उसे बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। नजीब बाहर आकर एक पुरानी सी गाड़ी में सो जाता है। अगले रोज नजीब की आंख खुलती है तो वो उस बूढ़े आदमी को देखता है जो उसे रात को मिला था। वो बकरियों से दूध निकाल रहा था। वो दूध से भरा हुआ बर्तन अरबी को देने के लिए कहता है। नजीब अरबी के पास जाता है। वो अरबी के पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे वापस घर भेज दो, लेकिन अरबी फिर से उसे डांट कर वहां से भगा देता है। कुछ देर के बाद वो पहला अरबी बाड़े में वापस आता है। नजीब फिर से भागकर उसके पास जाता है और अपनी जबान में अरबी को बताने की कोशिश करता है कि मैं कर्ज लेकर यहाँ आया हूँ, मुझसे कहा गया था कि एसी रूम होगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, मुझे धोखा दिया गया है, प्लीज मुझे वापस भेज दो। वो अरबी को अपनी एक डायरी दिखाता है जिसमें नजीब ने किससे कितना कर्ज लिया हुआ है वो लिखा होता है और कुछ नंबर्स भी लिखे थे। अरबी फौरन उस डायरी को फाड़कर फेंक देता है और उससे चुपचाप काम करने को कहता है। नजीब समझ चुका था कि अब मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। रात को नजीब गुमसुम बैठा हुआ था। कुछ दिनों से उसने खाना भी नहीं खाया था। अरबी उसे अपने पास बुलाता है और नजीब को खाने के लिए एक मोटा रोटी का टुकड़ा देता है। जब नजीब उसको खाता है तो उसका खाना गले से नीचे नहीं उतरता। तब अरबी उसको बताता है कि इस रोटी को पानी में डुबो कर खाओ। खाने के बाद नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो। जवाब मिलता है कि मुझे याद नहीं। एक दफा जब वहां पर पानी का टैंकर आता है तो नजीब ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर को हिंदी आती थी। नजीब उससे मदद मांगता है, लेकिन अरबी उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और अपनी बंदूक लेकर वहां पर पहुंच जाता है और नजीब को मार मार कर बेहोश कर देता है। अगली सुबह जब नजीब की आंख खुलती है तो अरबी उसे बकरियों का दूध निकालने के लिए कहता है। नजीब आसपास देखता है तो वो बूढ़ा आदमी उसको दिखाई नहीं देता। नजीब दूध निकालने की कोशिश करता है लेकिन बकरी उसे लात मारती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नजीब दूध निकालना सीख जाता है। फिर अरबी के कहने पर वो बकरियां चराने के लिए भी जाना शुरू कर देता है। सारी बकरियां इधर उधर भागती हैं। कई दिनों की मुश्किलों के बाद नजीब आहिस्ता आहिस्ता बकरियां चराना सीख जाता है। न जाने कितने महीने बीत जाते हैं। नजीब के चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी आ जाती है। आईने में वो अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाता। एक दिन ऊंट चराते हुए नजीब को आसमान पर कुछ गिद्धें नजर आती हैं। नजीब उनके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो गिद्धें एक आदमी का गोश्त नोचकर खा रही होती हैं। नजीब देखता है तो वो उस बूढ़े आदमी की लाश होती है। नजीब को समझ में आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो इस बूढ़े आदमी की तरह मैं मर जाऊंगा। अगले दिन जब नजीब बकरियां चराने जाता है तो सही मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी अरबी अपने ऊंट पर बैठकर उसके पीछे आता है और मार मार कर नजीब को लंगड़ा बना देता है। नजीब अब बुरी तरह से डर चुका था, हिम्मत हार चुका था। महीनों बाद एक दिन वो बकरियां चरा रहा था, तभी बारिश शुरू हो जाती है। नजीब बकरियों को लेकर एक गार के अंदर छुप जाता है। वहां पर चट्टान के नीचे से एक रास्ता था। नजीब उस रास्ते से चट्टान के दूसरी तरफ जाता है तो वहां पर भी उसे एक और आदमी दिखाई देता है जो बकरियां चरा रहा था। नजीब उसके पास जाता है तो वो कोई और नहीं, उसका भाई हकीम था। न जाने कितने महीनों या सालों के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हकीम बताता है कि कुछ दिनों पहले ही मेरा कफील मुझे पुराने बाड़े से यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन तभी हकीम का अरबी नीचे बकरियों के पास पहुंच जाता है। उसे देखते ही हकीम अपनी बकरियों के पास जाने लगता है, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर अरबी ने उन्हें साथ में देख लिया तो वो बहुत मारेगा। कुछ दिनों के बाद वो हकीम एक अफ्रीकन साथी के साथ आता है। वो नजीब को बताता है कि इस आदमी का नाम कादरी है और ये यहाँ से निकलने का रास्ता जानता है, ये भागने में हमारी मदद करेगा। कादरी पहले भी उस इलाके में काम कर चुका था और उसे रास्ता मालूम था। कादरी उन्हें बताता है कि कुछ दिन के बाद कफील के बेटे की शादी है।
उस दिन बाड़े में रखवाली करने वाला भी कोई नहीं होगा और उस दिन हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। शादी की सुबह बाड़े से सभी अरबी चले जाते हैं। उनके जाते ही नजीब को आजादी मिल जाती है। वो अपने पुराने कपड़े उतार देता है और पानी की टंकी के पास जाकर नहाता है और अपने कपड़े पहनता है जिसे आज तक उसने संभाल कर रखा था। तभी हकीम और कादरी भी वहां पर आ जाते हैं और फिर वो तीनों आजादी की उम्मीद लिए सफर पर निकल पड़ते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनका ये सफर कितना मुश्किल होगा। सुनसान बेजान रेगिस्तान में वो चलते रहते हैं। उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। चलते चलते रात हो जाती है। अगली सुबह आंख खुलते ही ये लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं। प्यास से इनका गला सूखने लगता है। हकीम को थोड़ी दूर पर पानी दिखाई देता है। वो दौड़कर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ धूप में चमकती हुई रेत थी। पानी तो नहीं था, लेकिन वहां पर पानी ना मिलने की वजह से एक मरा हुआ ऊंट उनको नजर आता है। खैर ये लोग कुछ दिनों तक चलते रहते हैं, लेकिन फिर वो रास्ता भटक जाते हैं। ये दोनों बस सूरज की सम्मत में चलते जा रहे थे। धूप और प्यास की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है और प्यास की वजह से तड़पते हुए हकीम की मौत हो जाती है। नजीब अपनी आंखों के सामने अपने भाई को तड़पता हुआ मरता हुआ देख रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कादरी उसे हिम्मत दिलाता है और समझाता है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमें चलते रहना होगा। रेतले तूफानों और धूप का सामना करते हुए वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार रेगिस्तान के बीच उन्हें एक जगह पर पानी नजर आता है। नजीब पागलों की तरह पानी की तरफ भागता है, लेकिन कादरी उसे रोकता है और फिर कपड़ा पानी में डुबोकर उसे थोड़ा थोड़ा आराम से पानी पिलाता है। कादरी को पास में ही एक बोतल मिल जाती है। वो दोनों कुछ देर वहां आराम करते हैं और फिर बोतल में पानी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। रात को आराम करने के लिए वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं और अगली सुबह जब नजीब की आंख खुलती है तो कादरी कहीं भी नजर नहीं आता। वो गायब हो चुका था। आज नजीब अकेले ही आगे बढ़ता है और आखिरकार बहुत बुरी कंडीशन में वो पक्की सड़क पर पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कई सारी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, लेकिन कोई भी नजीब के लिए नहीं रुकता। तभी एक भला अरबी जो उस रास्ते से गुजर रहा था, वो नजीब की मदद करता है। उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है, पीने के लिए पानी देता है और फिर नजीब को शहर में लाकर छोड़ देता है। इधर उधर भटकते हुए नजीब एक होटल के सामने बेहोश हो जाता है। उस होटल में कुछ इंडियन सोशल वर्कर काम करते थे। वो नजीब को लेकर जाते हैं, उसके जख्मों का इलाज करते हैं। ये लोग धोखा देकर ऐसे ही सऊदी भेजे गए भारतीयों की हमेशा मदद करते थे। नजीब उन्हें अपने घर का एड्रेस दे देता है। वो भारत में नजीब के घर का पता लगाते हैं और ये आदमी फोन पर नजीब और उसकी फैमिली से बात करवाता है। सऊदी अरब आने से पहले नजीब की वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो नजीब को बताती है कि आपका बेटा अब 4 साल का हो चुका है, आप वापस आ जाएं। नजीब के पास चूंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए उसे कैंप भेज दिया जाता है। कैंप में बहुत सारे लोग थे जो नजीब की तरह काम छोड़कर भागकर कैंप में आए थे। कैंप में हर रोज कई सारे कफील आते हैं और अपने अपने वर्करों को लेकर चले जाते हैं। बाकी लोग दुआ करते हैं कि उनका पेपर बनने से पहले कहीं उनका कफील ना आ जाए। और एक दिन नजीब को लेकर जाने वाला अरबी भी कैंप में आता है। वो नजीब को देखते ही पहचान जाता है और अरबी में कहता है कि तू काम छोड़कर भाग आया, शुक्र मना कि मैं तेरा असली कफील नहीं हूँ, नहीं तो इस बार ले जाकर मैं तुझे मार ही डालता। दरअसल इस अरबी ने एयरपोर्ट पर इन दोनों को परेशान देखकर इनका फायदा उठाया था। खैर 3 महीने के बाद नजीब का पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है और उसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है। नजीब की तरह न जाने कितने लोग अच्छी मुस्तकबिल का सपना आंखों में सजाए सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। नजीब की तरह कुछ लोग वापस आकर अपनी आप बीती तो सुना देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां उस बूढ़े आदमी की तरह बेजान रेगिस्तान में दफन हो जाती हैं और उनकी लाश गिद्ध का खाना बन जाती है।